वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएससी फिजिक्स। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में खूब मन लगा के बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे, जैक बोर्ड का क्लास 12 फिजिक्स के लिए। और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है सालों भर और कितने वेटेज का इसमें आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर आपको स्टडी करेंगे ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें। तो उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो देखेंगे चैप्टर में कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या चैप्टर शामिल है, उसके बारे में देखेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक थ्योरी पार्ट और एक उसका एक प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट आपका 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल पार्ट आपका 30 मार्क्स का होता है। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं 70 मार्क्स पे, जो थ्योरी पोर्शन है। और इस थ्योरी पोर्शन में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 23 मार्क्स। अगर आपका 23 मार्क्स नहीं आता है, एक नंबर भी अगर कम आता है, तो आप फेल कहलाएंगे। इसलिए मिनिमम आपका 23 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर 30 में 30 अगर प्रैक्टिकल में मिल भी जाए और अगर आपको 22 मार्क्स अगर आता है थ्योरी पोर्शन में, तो भी आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे थ्योरी में आपको 23 मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे 23 नहीं 70 मार्क्स 65 मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। वो कब आएगा? जब आप सिस्टमेटिक ढंग से अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप किसी चैप्टर को जंप नहीं करना है, यानी एक के बाद एक कनेक्शन है सभी चैप्टर के बीच में। तो उसको आप प्रॉपर ढंग से, उसी सिस्टमेटिक ढंग से आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 70 मार्क्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बच्चों, एनसीईआरटी ने हमारे पास दो बुक अवेलेबल कराए हैं, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 में दोनों मिला के आपका 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 10 इकाई में उसको डिवाइड कर दिया गया। और 15 चैप्टर्स हैं, दोनों बुक मिला के 15 चैप्टर्स, यानी 15 चैप्टर्स आपके शामिल हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो क्या वेटेज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखेंगे पार्ट 1, जैसे कि वॉल्यूम 1 है आपका, वॉल्यूम 1 यानी पहला बुक। तो पहले बुक में आपका 5 यूनिट्स हैं और सेकेंड बुक में आपका 5 यूनिट्स हैं, दोनों मिला के 10 यूनिट्स हुए। तो पहला यूनिट में आपका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो एक चार्ज हुआ, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, जिसमें चार्ज क्या हो, रेस्ट पोजीशन में हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इस यूनिट्स में आपका 2 चैप्टर शामिल है आपके एनसीईआरटी में। 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। और इस दोनों चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है क्लास 12 का। तो ये 2 चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसे हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या स्टडी करना है? सबसे पहले हमको आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में जानना है। दूसरा, हमको कूलम्ब्स लॉ क्या है उसके बारे में जानना है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके बारे में जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में भी जानना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानना है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी जानना है। विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें कितना टॉर्क महसूस होगा, उसके बारे में जानना है। और विद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट भी हमको इसमें जानना है, यानी विद्युत बल रेखा और या विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, फील्ड लाइंस जिसे बोलते हैं, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, उसके प्रॉपर्टी हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। और इसमें हमको गॉस थ्योरम भी जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बारे में भी आइडिया होनी चाहिए। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तब हम गॉस थ्योरम को समझ पाएंगे। तो ये सब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है।
चैप्टर नंबर 2 में अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है ईपी, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे बोलते हैं स्थिर विद्युत की स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। तो स्थिर विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारिता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में हमको जानना है। तो इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब पता करना है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानना है, क्या उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, और कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है इसके बारे में भी जानना है। तो ये सब के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, और दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की ओर मूव करते हैं। यूनिट नंबर 2 जो चैप्टर 3 उसमें इंक्लूड है चैप्टर नंबर 3, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा। और इस चैप्टर में हमको क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें डीसी करंट के बारे में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं। दिष्ट धारा, डीसी करंट, तो डीसी धारा के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसे हम बोलते हैं अपवाह वेग या संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं हिंदी में। और करंट डेंसिटी के बारे में जाना है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पता करना है। ओम्स लॉ के बारे में जानना है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में जानना है। प्रतिरोधों का संयोजन यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल दोनों जानना है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सेल क्या है, बैटरी क्या है, उसमें स्टडी करना है। इसके बाद सेलों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानना है। 2 लॉ होता है, केवीएल एंड केसीएल, दोनों लॉ के बारे में। और उसी का एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज। ये सब भी हमको पढ़ना है। और विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, यानी उसी को बोलते हैं हिंदी में विभव मापी, और मीटर ब्रिज को बोलते हैं मीटर सेतु, है ना। ये सब के बारे में नहीं जानना है। किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में, जो यूनिट 2 में है। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का हिंदी नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसके बाद लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं चुंबकत्व। और इस यूनिट में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 चैप्टर शामिल है आपके, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे लिखा हुआ है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिमान आवेश एंड चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में, यानी इसमें मूविंग चार्जेस का जो इफेक्ट है उसके बारे में जानना है। मूविंग चार्ज जब होता है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, बायट-सावर्त लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व और इसको बोलते हैं द्रव्य। चैप्टर नंबर 5, इसमें क्या है, चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानना है। डायपैराफेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या है, भू चुंबकत्व के बारे में, यानी पृथ्वी का अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानना है। डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के बारे में इसमें हमको स्टडी करना है। इसमें और एक चीज है कि कोई भी अगर मूविंग करंट करिंग कॉइल है, यानी करंट करिंग कॉइल है या उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसमें टॉर्क कितना लगता है, इसमें हमको पढ़ना है।
और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट पास कर दें और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, इसमें फोर्स कितना लगता है, इसमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। ये सारी चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जो 4th यूनिट में है। और 4th यूनिट में आपका 6 और 7 दो चैप्टर इसमें शामिल है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। और ये दोनों ही बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, यानी ये तो काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको जैसे तैसे नहीं पढ़ना, आपको बहुत दिमाग से उसका स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह सबकी बातें आती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस चैप्टर में इसी का रिवर्स इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये रिवर्स इफेक्ट है, उल्टा इफेक्ट होता है। इसमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, करंट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से करंट डेवलप करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, और इस चैप्टर में फ्राइडे लॉ पढ़ना है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के बारे में जानना है। ठीक है, इसके बाद इसमें इंडक्शन पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ईडी करंट के बारे में जानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईडी करंट किसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं हमको हिंदी में, वो दोनों के बारे में जानना है। ठीक है, और फ्राइडे लॉ के बारे में जानना है, लेंज लॉ के बारे में भी जानना है, लेंज लॉ क्या है, और लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, उसके बारे में भी जानना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना है वो सब। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, जो अल्टरनेटिंग करंट लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। यहाँ पढ़े थे डीसी, यहाँ पढ़ेंगे एसी। तो एसी में बहुत सारी चीजें हमको जाननी है एसी के बारे में। एसी का मीन वैल्यू क्या होता है, उसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एसी का आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में जानना है। इम्पिडेंस जानना है, रिएक्टेंस जानना है, जिसे हम प्रतिघात पढ़ते हैं, प्रतिघात बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पावर फैक्टर जानना है, पावर कैसे निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, उसको निकालना पड़ेगा इसमें। और इसमें एसी सर्किट निकालना है, फिर रेजोनेंस सर्किट पढ़ना है, इसमें ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है और एसी जनरेटर भी पढ़ना है। किसमें, चैप्टर नंबर 7 में ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर दोनों ही पढ़ना है। और ये चैप्टर मिला के आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। 6 और 7 मिला के 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। ये सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है क्लास 12th का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये सबसे छोटा चैप्टर है क्लास 12th के लिए। इसमें हम लोग स्पेशली हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका सोर्सेस क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसका क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में जानना है, इसका स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है। ठीक है, इसके स्पेक्ट्रम में यूवी लाइट आता है, एक्सरेज आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आता है, उसका एप्लीकेशंस पढ़ना है, उसका यूज कहाँ होता है, उसका कितना फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसका वेवलेंथ क्या है, कौन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाना रहता है, ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन में से पूछे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 में, यानी वॉल्यूम 2 में। तो वॉल्यूम 2 में हम देखेंगे पार्ट 2 में एनसीईआरटी का दूसरी बुक, उसमें भी 5 यूनिट्स हैं और 7 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स एंड 7 चैप्टर्स। तो सबसे पहला जो यूनिट है यानी 6th यूनिट, इसका ऑप्टिक्स है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। बहुत ही बिगेस्ट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 12th का है और इससे बहुत ज्यादा वेटेज है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, 14 मार्क्स का। और इस ऑप्टिक्स में, जिसे प्रकाशिकी हिंदी में बोलते हैं, इसमें 2 चैप्टर शामिल है, 9 और 10, 9 और 10। 9 में है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्रकाशिकीय यंत्र। प्रकाशिकीय यंत्र में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ना है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसे खगोलीय दूरबीन बोलते हैं, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं, वो सब के बारे में जानना है। रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है,
लेंस फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, ये सब के बारे में स्टडी करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में जानना। प्रिज्म का फार्मूला क्या है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका कौन कौन से फार्मूला हैं, उसके बारे में जानना है, ठीक है। थिन प्रिज्म में कैसे डेविएशन होता है, उसका मिनिमम डेविएशन को फाइंड आउट करना है, ये सब के बारे में इसमें स्टडी करना है चैप्टर नंबर 9 में। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, जिसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जो है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, तरंग यानी वेव है ये। और इसमें 4 चीजों के बारे में हमको स्टडी करना है। एक है हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा जानना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसे हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। इसमें बहुत ही अच्छे एक टर्म है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र का सिद्धांत, उसमें पढ़ना है। और इसके बाद थर्ड में आता है इसका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। सिंगल स्लिट के थ्रू कैसे प्रकाश का विवर्तन होता है, हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में और एक है, उसे बोलते हैं ध्रुवन, उसे बोलते हैं इंग्लिश में पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन। तो उसको ये पढ़ना है, उसमें वेबस्टर्स लॉ पढ़ना है, मोलस लॉ पढ़ना है, ये सब के बारे में इसमें जानना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके क्लास 12 के लिए। अब हम चलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर, ये चैप्टर नंबर 11 है यानी 11th, और यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में आपका 11 चैप्टर्स दिया हुआ है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का मतलब होता है प्रकाश, विकिरण हिंदी में बोलते हैं, और मैटर का मतलब है कोई पदार्थ। तो लाइट का और पदार्थ का 2 नेचर होता है, उसे बोलते हैं ड्वेल नेचर, इसे हिंदी में बोलते हैं द्वैत प्रकृति। रेडिएशन मतलब विकिरण तथा पदार्थ का द्वैत प्रकृति, 2 तरह का प्रकृति होती है, 2 तरह का नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। लाइट का भी 2 नेचर होता है और पदार्थ का भी 2 नेचर होता है। इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैटर में डी ब्राउली हाइपोथेसिस, ठीक है, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ना रहता है इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे इसमें है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप अच्छे से इक्वेशन को याद कर लेंगे तो उसका बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल उसका बन जाता है, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन के बारे में जान गए। अब हम चलते हैं आपका यूनिट नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 एंड 13। इसमें 2 चैप्टर आपका है जो प्योर केमिस्ट्री का है, इसमें केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 लिखा हुआ है एटम, इसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु। आपको पता है परमाणु हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, परमाणु का संरचना क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संरचना किस तरह से होता है, बोर्स थ्योरी ने क्या उसका हाइपोथेसिस बताया, क्या उसका पोस्टुलेट्स है, उसके बारे में जानना है ना। बोर्स मॉडल के बारे में, एटम का बोर्स मॉडल क्या है, और एटम में किस तरह से लाइमन सीरीज, बायमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फर्म सीरीज डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में भी जानना है। और हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट में एनर्जी कितने होते हैं, ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका वेलोसिटी कितना होता है, ये सब के बारे में हमको कैलकुलेशन करना है इसमें, एटम में। इसके बाद हम चलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम का ही पार्ट है, यानी एटम का कोर को ही कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है। एटम का साइज से न्यूक्लियस का साइज का छोटा होता है। ये 10⁻⁻15 मीटर, इसका होता है 10⁻⁻14 मीटर इसका साइज। तो न्यूक्लियस के अंदर में कौन से फेनोमेनन होता है उसके बारे में जानना है। न्यूक्लियर फेनोमेनन जैसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मी, और न्यूक्लियर का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियर के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियर का साइज क्या है, न्यूक्लियर का डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियर का वॉल्यूम क्या है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, ये सब के बारे में। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार क्या होता है, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के बारे में भी जानना है। किसमें, न्यूक्लियर चैप्टर में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, उसके बारे में भी जानना है। किसमें, न्यूक्लियर में।
और ये दोनों मिला के आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ड्यूअल नेचर से 4 मार्क्स का और एटम और न्यूक्लियर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर जो है आज के एरा में ये एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। अगर ये सेमीकंडक्टर नहीं होता तो आज हम लोग ये ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं, आज हम लोग टीवी नहीं देख पाते हैं, आज हम लोग मोबाइल नहीं चला पाते हैं, आज हम लोग बातें दूर में बैठे मोबाइल फोन से बात नहीं कर पाते हैं। नहीं तो दुनिया का आज के डेट में सबसे बेहतरीन गिफ्ट अभी क्या है? मोबाइल। घर घर में मोबाइल है। अब मोबाइल बना कैसे है? तो इसी सेमीकंडक्टर चिप्स से बना है। तो सेमीकंडक्टर आज के फिजिकल वर्ल्ड में एक तरह का क्रांति ला दिया है। तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जानना है, सेमीकंडक्टर का कितना कौन कौन सा टाइप्स है उसके बारे में जानना है, पी टाइप्स एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जानना है, और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं डिवाइसेस। लिखा हुआ डिवाइसेस, युक्तियां हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं युक्तियां। तो कौन कौन से डिवाइसेस तैयार करते हैं? तो उसमें है सोलर सेल, फोटोडायोड, जीनर डायोड, है ना, और एलईडी। ये 4 डिवाइसेस हम लोग तैयार करते हैं किससे? सेमीकंडक्टर से। और एक रेक्टिफिकेशन भी पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसका रेक्टिफायर के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी जानना है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सर्किट यानी लॉजिक गेट, यानी हिंदी में बोलते हैं तर्क द्वार। लॉजिक गेट के बारे में जानना है, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। जैसे कंप्यूटर के मेमोरी भी बनाया जाता है, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, है ना, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब पढ़ना है। तो सारे गेट, बेसिक गेट्स पढ़ना है और गेट्स का कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। गेट्स के कॉम्बिनेशन में 2 आते हैं, नॉर गेट एंड नैंड गेट, और बेसिक गेट में आते हैं और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये सभी गेट इसके अंदर में पढ़ना है। वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर में चलेंगे। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 15 और यूनिट नंबर 10 यूनिट नंबर हो गया, 15 हो गया आपका चैप्टर नंबर। ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ना, रेड पेन से, वो चैप्टर का नाम है, और जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो आपका यूनिट है, और जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है वो आपका वेटेज है। हर चैप्टर का वेट, हर चैप्टर का मार्क्स है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से, और इसको हिंदी में बोलते हैं संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक मेरे बात को यहाँ से बहुत दूर तक पहुंचाना, नहीं, मेरे बात को तुम्हारे तक पहुंच रहा है, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे बात होती है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी एक जगह के मैसेज को दूसरे जगह पहुंचाना। तो इस मैसेज को पहुंचाने में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा इसका कंपोनेंट्स है, उसके बारे में इसमें डिस्कस करना है। ट्रांसमीटर होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, रिसीवर होता है, इसके बारे में जानना है। उसका ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें कौन कौन सा प्रक्रिया से मैसेजेस को गुजरना पड़ता है, नहीं, उसमें मॉड्यूलेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, तब जाके वो ट्रांसमिटिंग एंटीना में जाता है, फिर वहां से जाके कम्युनिकेशन चैनल में जाने के बाद वो फिर रिसीवर में जाता है, फिर रिसीवर में जाके एम्प्लीफिकेशन होता है, फिर डीमॉड्यूलेशन होता है, तब जाके फिर वो रिसीवर के पास जाता है। या तो ट्रांसमिशन के पास मॉड्यूलेशन होता है और रिसीवर के पास डीमॉड्यूलेशन होता है। तो ये सब के बारे में कम्युनिकेशन सिस्टम में हमको जानना है अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर ये दोनों ही, जो एकदम बिल्कुल न्यू है आज के डेट में। इस दोनों चैप्टर का काफी ज्यादा यूज है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। तो ये दोनों हमको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, जो आज डे बाय डे लाइफ में इसकी हमको जरूरत पड़ती है।
तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से ये सिलेबस अच्छी तरह से आपके जहन में आ गई होगी और इसी के आधार पे अपना बोर्ड की तैयारी करेंगे ताकि आप बोर्ड में बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें। कहते हैं ना कि प्रिपरेशन से ज़्यादा आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है, यानी प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप इसको सिलेबस को दिमाग में रखें और अपना तैयारी में लग जाएं और आपको इसी तरह कंटिन्यूअसली अपने घर में बैठ के स्वस्थ रह के अपना पढ़ाई जारी रखेंगे और जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और फिजिक्स के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।